Good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? 3D में वी वेयर एट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. गुड इवनिंग मानसा बेटा. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. यस, सिमेट्रिक फॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है. तो हम लोगों ने जो फाइनली डिस्कस किया था वो कुछ ऐसा था सिचुएशन कि सपोज अगर एक ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है और इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में ऐसे कोई एक लाइन है. कहीं से भी ले सकते हो. ऐसा ऐसा कोई लाइन है, सपोज करो. और इट्स बेटर इफ आई टेक इट लिटिल मोर स्लांट दिस वे. ऐसा. तो इस लाइन के किसी पॉइंट ए से हाँ जी, अगर इस लाइन पर एक कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस पर कोई एक मूविंग पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x y z. तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये लाइन से A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहाँ पर? XY प्लेन पर, और फिर उसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट फ्रेम. एंड एग्जैक्टली इसी तरह से अगर एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं XYZ पर, XY प्लेन में, और फिर यहां से भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे. और आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली इस सिचुएशन को विजुलाइज करना पड़ेगा. ठीक है. ये जो कुछ डिस्कशन हो रहा है ये XY प्लेन ये है आपका बेस. तो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, ये सॉरी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 0 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x0 0. और ये प्रोजेक्शन है इस लाइन का कहां पर? XY प्लेन में x एक्सिस के अलोंग. तो ये प्रोजेक्शन होगा जिसको आप, जिसकी लेंथ है x-x1. बट यू नो, सिमिलरली ये जो है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy 0, और ये पॉइंट है 0 y1 0, और ये पॉइंट है 0 y 0. तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये लेंथ जो है वो y-y1 है. और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप यहां पर प्रोजेक्शन ड्रॉप करो ऐसे जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे फ्रॉम द सेम 2 पॉइंट्स, ए से जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऐसे यहां से भी जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो उस केस में जो वर्टिकल जेड एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा इस एपी का, वो प्रोजेक्शन होगा z-z1. ये वाला, ये डिस्टेंस जो है ना, ये z-z1 होगी. फिर ये बोला गया कि ये जो एपी का वेक्टर है, इस वेक्टर के मतलब इसके पैरेलल वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है ना. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या था, याद है? इस लाइन का इक्वेशन था x-x1/L इज इक्वल टू y-y1/m इज इक्वल टू z-z1/n. यहाँ पर LMN जो है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं इक्वल टू लैम्डा. हाँ, तो L M N R DRs ऑफ द लाइन. और जब अगर एलिमेंट dr है तो इस लैम्डा इज सिंपली अ पैरामीटर, इट इज अ वेरिएबल, इसका AP की लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है.
मतलब रिलेशन है, एपी की लेंथ के प्रोपोर्शनेट होगा वो, बट एपी लेंथ के, एपी डिस्टेंस के इक्वल लैम्डा नहीं है। बट द मोमेंट आई विल से दैट, मान लो ये ऐसे कर ले कि यही एपी जो है वो एक्स एक्सिस मान लो ये है, सपोज करो ये, और एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये एंगल है अल्फा, तो और ये डिस्टेंस ए से पी की डिस्टेंस जो है उसको हम आर मान लेते हैं। इफ दिस इज आर, देन डेफिनेटली ये पॉइंट हो गया तुम्हारा क्या, x1 0 0 ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए मतलब ए का प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है। और ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, अगर आप इसका एपी को पैरेलल यहां ला देंगे तो इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये x 0 0 है, तो ये r cos अल्फा हो जाएगा। या ऐसे बोलो कि अगर AP का लेंथ r है और x एक्सिस से अल्फा एंगल बन रहा है, तो AP का प्रोजेक्शन x पे क्या होगा, r cos अल्फा, और यही r cos अल्फा क्या होगा, x माइनस x1, तो x माइनस x1 इज r cos अल्फा। इसी तरह से y माइनस y1 क्या होगा, y कंपोनेंट AP का क्या होगा, तो r cos बीटा, तो y माइनस y1 इज r cos बीटा। और जेड एक्सिस से अगर इस एपी वेक्टर का एंगल है गामा, तो जेड माइनस जेड वन विल बी आर कॉस गामा। ये तो आप जब हम लोगों ने, सॉरी, जब हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पर भी ये बात करी हुई थी, तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ यहाँ। यहीं से आ जाएगा कि x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन, सॉरी, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर साइन अल्फा नहीं हुआ, कॉस बीटा, एंड जेड माइनस जेड वन अपन कॉस गामा। ठीक है, ये इक्वल टू आर हो जाएगा ना, ये आर यहां से देखो कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, ये आर है। इसका मतलब है कि इफ इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियो इफ देयर इज अ डायरेक्शन कोसाइन, देन दिस पैरामीटर विल बिकम आर एंड इट विल geometrically represent the distance of the moving point P from the fixed point A on the line, algebraic distance। तो इस वजह से हमने इसको क्या किया था, हमने रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया था पूरे इक्वेशन को। दिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई माइनस वाई वन अपॉन एन एम and is equal to root of L square plus M square plus N square times Z minus Z1 upon N is equal to lambda times root of L square plus M square plus N square। और इस नंबर को हमने R बोला, तो ये आ गया क्या, इसको डी चले जाओ तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस अल्फा हो गया इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन कॉस गामा इज इक्वल टू आर। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइन का जो फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, उस कार्टेशियन फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसी को हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं। दैट्स इट। तो ये डिस्कशन लास्ट क्लास में हो गया, तो वही मैंने दोबारा रिकॉल किया और यहीं से हम आगे मूव कर रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म था जी, जब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो, और ये सिमेट्रिक फॉर्म में ये जो राइट हैंड साइड में आर है ये बताता है कि मूविंग पॉइंट लाइन के फिक्स पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पर है, आर इज द डिस्टेंस। अब ये अगर पॉजिटिव है आर तो ये पी पॉइंट ए से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर आर नेगेटिव है तो पी पॉइंट ए से बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट होगा उसी लाइन पर। ठीक है, उसी लाइन पर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, जैसे x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल लैम्डा, ऑर्डिनरी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड को क्या लिखेंगे, लैम्डा एल प्लस एक्स वन, एम को मल्टीप्लाई कर लैम्डा एम प्लस वाई वन, लैम्डा एन प्लस जेड वन। तो whenever I have to choose a point on the line, I will always consider in terms of parameter lambda, इसीलिए इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। Where lambda is any real number, for every value of lambda this is some point on this line, right? और फिर कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि this line meets xy plane at certain point, then find the coordinate of that point,
or this line meets us a circle at certain point, a sphere at certain point, then find the coordinate of that point. तो लाइन पर एक रैंडम पॉइंट लेके और फिर उसी रैंडम पॉइंट को उस लोकस पर, जिस लोकस की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लेन, तो जिस लोकस की बात कर रहे हैं उस पे ये कोऑर्डिनेट को डाल करके वहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जैसे अगर मेरे से कोई पूछता है कि since this is a point on the line and if it lies on yz plane, मान लो कि ये लाइन yz प्लेन को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, मीट कर रही है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो yz प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0, क्योंकि yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 पुट करो, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करो। जैसे x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -x1/l। अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो हमें पॉइंट आ जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू जो है हमने इसमें पुट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और यहां पर आ जाएगा y1 माइनस mx1/l एंड z1 माइनस nx1/l, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, y1 माइनस mx1/l, z1 माइनस nx1/l, ऐसा। तो दिस वाज द स्टोरी। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्वेश्चन है convert the equation to symmetric form and find coordinate of a points on the line, along the line, which are (12 unit away from point 1,0,3 a। क्वेश्चन है, लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/-2। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन के इक्वेशन पर हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जो पॉइंट A विच लाइज ऑन दिस लाइन उससे 12 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन को आपको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहला पार्ट तो ये है। फिर दूसरा पार्ट है कि जो भी पॉइंट A से 12 यूनिट अवे इस लाइन के पॉइंट्स होंगे उनका कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या करेंगे? तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या आएगा? तो पहले ये 1 2 2 इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है, ये dr से। तो dc क्या होगी? तो मैग्नीट्यूड क्या आया इस वेक्टर का? 4 + 4 8 + 1 9 का √3, तो 1/3, 2/3, -2/3। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगा लाइन का? सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस 1/1/3 y/2/3 z माइनस 3/-2/3 इज इक्वल टू r। जब हमने ऐसा लिख दिया इक्वेशन, समझ रहे हो, जब हमने इक्वेशन को लिखा था इक्वल टू लैम्डा, तो यहां पर लैम्डा जो है वो एक पैरामीटर था। लैम्डा वाज जस्ट अ पैरामीटर, रियल पैरामीटर। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, ठीक है। बट जब हमने यहाँ पर इसको वन डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर दिया, तब ये जो r है, क्योंकि अगर हमने इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा की वजह 3 लैम्डा हो गया। तो 3 लैम्डा जिसको हम r बोल रहे हैं, दैट r हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? r का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ये बताओ। तो r का मीनिंग सबसे पहले तो क्या है?
कि r जो है वो इस मूविंग पॉइंट का, p पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने लगेगा। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, 103 a 103 एज पर द क्वेश्चन, और ये p पॉइंट है XYZ। तो r अब ये डिस्टेंस हो गई, ये algebraic distance। तो this r now represent algebraic distance AP। और r पॉजिटिव होगा मतलब p फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, r नेगेटिव होगा p उतना ही डिस्टेंस में बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, बस इतना ही फर्क है, बिल्कुल। तो अब हमें चाहिए कि हाउ टू गेट दोस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है AP r इज इक्वल टू क्या, बोलो? 12 यूनिट, 12 नहीं, प्लस माइनस 12, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि आपको एक पॉइंट चाहिए जो 12 यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर 12 यूनिट अवे फ्रॉम ए। तो 12 यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, 12 यूनिट बैकवर्ड में भी हो सकता है। अब इस लाइन का कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा? इस वेरिएबल पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहां से देखो तो आएगा 1 प्लस आर बाई 3 कॉमा 2r/3 कॉमा 3 minus 2r/3। This is the coordinate of any point on this line which is r unit away from A। तो ये भी लिख दिया, लिख दो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P r unit away from A is this। एंड इफ r इज प्लस माइनस 12 तो p के पॉसिबल कोऑर्डिनेट आ गए क्या? r की वैल्यू 12 डालो तो क्या आया? 5 कॉमा 12 डाला था 8 कॉमा 12 डाला 3 माइनस 8 माइनस 5। एंड जब r की वैल्यू माइनस 12 डालेंगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो। माइनस 12, तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3 कॉमा माइनस 12 माइनस 8 कॉमा माइनस 12 किया तो ये हो गया 11। इज दैट क्लियर? या माइनस 3 माइनस 8 कॉमा 13, एक मिनट, इलेवन, नॉट 13, ओनली 11। इसका मतलब हमने ये बोला कि गिवन लाइन पर 12 यूनिट फॉरवर्ड जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 5 8 माइनस 5, और 12 यूनिट पीछे उसी लाइन पर जो पॉइंट आएगा 12 यूनिट बैक साइड में तो उसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस 3 माइनस 8 11। तो आई थिंक सिमेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया, और सिमेट्रिक फॉर्म से लाइन के अलोंग किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, अगर डिस्टेंस दिया हुआ तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, चलो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसी में मैं कुछ बातें और पूछूंगा आपसे। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। बोलेगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2 माइनस 1 1 and parallel to the line joining the point this and this।
vector equation of line passing through point with position vector this parallel to this line. So what is the direction ratio and what is the point? Basically यही दो चीज तो डिटरमिन करते हैं. तो पॉइंट ए मान लो अगर है तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - 1 1 और उसका पोजीशन वेक्टर बोलो तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. और डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो डी आर्स क्या है? तो इट इज एक्चुअली दिस माइनस दिस कर दो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं. और इसी को हम ऐसे लिख दें कि 2 - 2 1. यस, अब वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो वेक्टर इक्वेशन इज वेरी सिंपल. वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? तो r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. सो इट इज इक्वल टू a मतलब 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर मतलब है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. ये r वेक्टर हो गया. अब इसके बाद बोला गया कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा? कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए भी मैंने आपको जो बोला वो इसी में r को x y z के फॉर्म में ले जाओ और कंपेयर करके आ जाएगा. तो जब आपको बोर्ड एग्जाम में लेना होगा तो r की जगह पर लिख देंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और फिर i j k के कोएफिशिएंट कंपेयर करके आ जाएगा. बट डायरेक्टली लिखने के लिए मैंने बताया था x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a 2 डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो 2 इज इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट इज -1 तो y प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय y कंपोनेंट इज -2 डायरेक्शन रेशियो का y कंपोनेंट एंड z माइनस व्हाट z का कोऑर्डिनेट इज 1 अपॉन z कंपोनेंट इज 1 तो z माइनस 1 अपॉन 1. तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन इक्वल टू लैम्डा. एंड व्हाट विल बी द सिमेट्रिक फॉर्म? सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा? सिमेट्रिक फॉर्म तो सिमेट्रिक फॉर्म अगर इसी लाइन का लिखना हो तो क्या होगा? जल्दी बोलो. x minus 2 upon 2 by 3 is equal to y plus 1 upon minus 2 by 3 is equal to z minus 1 upon. हाँ बिल्कुल सही बात है. डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर दो इक्वल टू r. ये सिमेट्रिक फॉर्म. चलिए जी, क्लियर है? सभी लोग को समझ में आ रही बात? कोई बड़ी बात नहीं इसमें. ठीक है, तो एक बार जो है हाँ जी पोल पे रिप्लाई कर दो. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो और लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो क्या करेंगे? 2 पॉइंट गिवन हो और लाइन का इक्वेशन लिखना है तो वैसे तो क्वेश्चन एक कर ही लिया आपने, उस तरह का मैंने बता ही दिया था. फिर भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट a x1 y1 z1 हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल a एंड b x2 y2 z2 हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल b. ठीक है, तो हमें इस लाइन का वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है. कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ. तो सिचुएशन ऐसे है जी, ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, एक पॉइंट दिया हुआ है बी पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, और एक पॉइंट हम लाइन पर वेरिएबल ले लेंगे पी पोजीशन वेक्टर आर. तो ये वाला वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये ओरिजिन हो गया. अब हम बोल रहे हैं कि हमारा ये लाइन पर लाई करने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आर हमें लिखना है. हाउ टू राइट इट?
तो आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर एंड ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, और इट कैन बी रिटन एज ओबी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर। आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हैं। अब इसके बाद में, अब इसको देयरफॉर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ओ ए प्लस एपी लिखेंगे तो ए प्लस एपी इज लैम्डा एबी, क्योंकि एपी एबी बीपी सब कोलिनियर है। एपी एबी बीपी कोलिनियर है तीनों, है ना। तो आप इसको लैम्डा एबी लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, अगर इसको हमने ए प्लस लैम्डा ए बी लिखा, या अगर ओ बी प्लस बीपी लिखोगे तो ओ बी, देखो ओ बी, ओ बी है बी वेक्टर, और प्लस बीपी को लिख सकते हैं लैम्डा ए बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस लैम्डा ए बी। अब यहां लैम्डा अलग होगा, यहां लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, तो लैम्डा इज एनी रैंडम पैरामीटर, राइट। सो वेक्टर इक्वेशन तुम्हारा आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, और it is r is equal to b वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप अडाप्ट कर सकते हैं। मतलब उस लाइन पर ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट पॉइंट तो कोई भी हो सकता है ना उस लाइन पर लाई करने वाला, डायरेक्शन रेशियो फिक्स रहेगा। डायरेक्शन रेशियो ए बी वेक्टर से मिल जाएगा, और पॉइंट तो कोई भी ले लो लाइन पर लाई करो, ए पॉइंट भी लाइन पर है, बी भी लाइन पर है, ए प्लस बी बाई 2 भी लाइन पर होगा, तो भी यूज किया सकता है। तो आप आर वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हो, लाइन का इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हो कि ए प्लस बी वेक्टर बाई 2 प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, ये भी लिख सकते हो। या आर वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हो, एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, इट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन दिस सेम लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। So because I am making sure that all these points are actually lying on the line, so ये सभी ways हो सकते हैं इस लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए, इसमें कोई ट्रबल नहीं, ये चार के चारों बातें सही है। अब जरा इनमें से किसी एक वे को थोड़ा सा फोकस करो, जैसे ये बात है, सब में वही दिखेगा आपको, किसी एक को देखो। ये है एक्चुअली आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर plus lambda times b vector. So it is actually x times a vector plus y times b vector, where x plus y is equal to 1 minus lambda plus lambda, that is 1. कुछ याद आया? ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है भाई, सेक्शन फार्मूला है। Since our position vector is xa plus yb such that x plus y equal to 1, मतलब आप इसको xa plus yb अपॉन x plus y भी लिख सकते हैं। तो obviously r is a point dividing ab in certain ratio and therefore r lies on ap, therefore r, therefore point p is collinear with ab। और यही तो चाहिए हमें, अगर p ab पे कोलिनियर है तो p लाइज ऑन ab, तो p जो है कुछ भी हो ab लाइन का पॉइंट होगा, तो ये ab पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको ओपन करेंगे, यहां भी वही कंडीशन मिलेगी, इसको ओपन करेंगे वही कंडीशन मिलेगी, इसको ओपन करेंगे वही कंडीशन मिलेगी कि x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b सच दैट x प्लस y इक्वल टू 1। तो वेक्टर इक्वेशन लिखते समय आप थोड़ा सा लिबरल रहो, दिमाग में इसको ध्यान के रखो। ऐसा नहीं कि यही वाला पॉइंट को लेके लिखते हैं या यही वाला पॉइंट को लिखते हैं, आप ये पॉइंट लेके लिख दो, ये पॉइंट लिख दो, ये पॉइंट, डायरेक्शन वेक्टर फिक्स होगा वही होगा, या उसी के अलाउंग कोई वेक्टर होगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो वाला जो वेक्टर है उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, कांस्टेंट डिवाइड हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, केवल स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्शन वेक्टर आ गया, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो कार्टेशियन में भी देख लो क्या हुआ। कार्टेशियन में क्या हुआ,
भाई पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट क्या है, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है। एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो है x2 माइनस x1 x कंपोनेंट, y2 माइनस y1 y कंपोनेंट, एंड z2 माइनस z1 z कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। एंड देयरफॉर इक्वेशन कैसा होगा भाई, how will the Cartesian equation look like, x minus x coordinate of the point x1 upon x component of the direction ratio x2 minus x1 is equal to y minus y coordinate of the point, y coordinate of the point y1 divided by y component of ab vector। तो ab vector का y component क्या होगा बताओ, मतलब b minus a vector का y component, तो y2 minus y1 is equal to z minus z coordinate of the point a z1 upon z2 minus z1 is the z component of डायरेक्शन वेक्टर। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब एक बार मुझे सभी लोग बता दो कि ये वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों इक्वेशन समझ में आ गए बेटा, दोनों इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट कर लिया। Direction ratio of the line are the component of some vector which is collinear to the line, some known vector which is collinear to the line। तो इस लाइन के कोलिनियर, अगर लाइन पर एक पॉइंट ए दिया हुआ है और एक पॉइंट बी दिया हुआ है, तो ए बी वेक्टर इज सर्टेनली द वेक्टर अलोंग द लाइन। सो हमने बोला कि ये ए बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वही हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा। और ए बी वेक्टर लिख दिया था आपने, क्या लिखा था ए बी वेक्टर आप बताओ, ए बी वेक्टर क्या है, बी माइनस ए ही तो है, तो बी माइनस ए वेक्टर का कंपोनेंट लिखो ना, इसमें बताने वाली तो कोई बात है नहीं। ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए वेक्टर, और बी माइनस ए वेक्टर क्या होगा, डू आई नीड टू टेल, इट इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है भाई, कंपोनेंट ही तो होते हैं, तो इसलिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आई होप इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन भी क्लियर हो गया, इसमें कोई बहुत मेजर बात नहीं थी और बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है। सो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चंस। अच्छा, यहीं से 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी का कंडीशन भी लिख सकते हैं। कैन यू राइट द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में इफ यू हैव अ पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, सी पॉइंट भी ले लिया x3 y3 z3, what will be the condition that these 3 points are collinear, C, B and A are collinear। तो क्या कंडीशन होगी, if C point is collinear with A and B then C must lie on the line passing through A and B। तो जो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन सी लाइन के इक्वेशन को C पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने चाहिए, ये इक्वेशन को C पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसमें C के कोऑर्डिनेट फीड कर दीजिए, पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ C हियर। तो क्या आएगा बोलो, x के जगह x3 आ जाएगा, y की जगह y3, z की जगह z3। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आ जाएगी क्या, x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1।
और या ये ऐसे बोलो या सीधे बोलो भाई कि ए बी और ए सी वेक्टर कोलिनियर होंगे, ए बी एंड ए सी आर पैरेलल, कोलिनियर पैरेलल एक ही बात है। तो ए बी के कंपोनेंट का ए सी के कंपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होंगे, तो ए बी का रेशियो और ए सी का रेशियो, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल, ए बी इज इक्वल लैम्डा ए सी, दैट्स इट, इट इज इक्वल लैम्डा। तो आप ऐसे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन भी आ गई। तो ये हो गया बेटा वेक्टर इक्वेशन, फिर यहीं से आ गया था कार्टेशियन इक्वेशन, ये सारा कुछ हो गया आपका, है ना। कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन से डायरेक्ट भी आ सकता था, जब आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई की जे कैप प्लस जेड कैप लिख दो और ए को इधर शिफ्ट कर लो, तो आर माइनस ए इज लेमडा बी माइनस ए, तो वही आ जाएगा, आर माइनस ए मतलब ए सी और ए बी। ये वही चीज है बेटा, अगर आपको नोट करना है तो मैं वापस रिवर्ट बैक कर देता हूँ स्लाइड को, बट सेम जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है, बट स्टिल ये लो आप वापस उसको नोट कर लो। हाँ जी, टेक योर टाइम, फटाफट जल्दी से नोट करो, हो जाए तो मुझे बताओ, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस पे चलें। हाँ सभी लोग का हो गया भाई, सबने प्रॉपर्ली हर पॉइंट को नोट कर लिया, समझ लिया, कहीं पर कोई इश्यू है तो बता दो मुझको। मतलब है कि यहां तक आपका लाइन का, चाहे लाइन का एक पॉइंट दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, तो भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, और फिर टू पॉइंट फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी आपको क्लियर है। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये था 3 पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दैट मींस सी लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी एंड देयरफॉर दिस वाज द कंडीशन। क्वेश्चन करिए भाई बेटा। क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, क्वेश्चन सेज दैट a point A has coordinate 4, 5, 10, B has coordinate 2, 3, 4, C has coordinate 1, 2, -1. They are taken in order and they form three vertices of a parallelogram ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम के तीन वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, मतलब सिचुएशन मान लो ऐसी कुछ है। ऐसा, this is A, this is B, and this is C, and this is D. And respectively you have coordinates of A 4, 5, 10. That of B is 2, 3, 4. And that of C is 1, 2, 1, 2, -1, the coordinate of C. And D का coordinate नहीं दिया हुआ है, बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस ए बी एंड बी डी। तो डी का कोऑर्डिनेट तो आपने इंस्टेंटली लिख दिया होगा, कौन से मेथड से, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का डायगोनल बाइसेक्ट। हाँ जी, तो a प्लस सी माइनस बी वाले मेथड से डी का कोऑर्डिनेट क्या है बोलते जाओ। 4 + 1 5 -2 is 3, 5 + 2 7 -3 is 4, 10 plus -1 is 9, -4 is 5, 3, 4, 5. Now they are asking you to write the equation of AB and BD. Equation of AB, वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB पहले लिखते हैं हम लोग, वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB।
आप अपना इक्वेशन पहले फिगर आउट करिए, फिर मैं इक्वेशन लिखूंगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आर इज इक्वल टू, बोलो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर क्या ले लें, ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियोज, कोई भी एक डायरेक्शन रेशियो लिख दो। तो 4 - 2 is 2, 5 - 3 is 2 and 10 - 4 is 6, 2 2 6, or I may write it as 1 1 3, or you can multiply, or you can take anything, 2 lambda, मतलब lambda lambda 3 lambda ऐसा भी ले सकते हैं, lambda can be anything, any real number, lambda lambda 3 lambda। अब lambda अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद इसका इक्वेशन लिखना हुआ तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो ज्यादा बेटर होता है हमेशा। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, सॉरी i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सबको समझ में आया? अब लिखने के लिए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ये भी लिख सकते हो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये भी ठीक। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब मुझे फटाफट बताओ, सब लोग को ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कैसे मैंने ये तीन इक्वेशंस लिखे हैं, और तीनों सेम लाइन के इक्वेशन है, दे ऑल आर द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन का ही इक्वेशन हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, इसी लाइन का इक्वेशन है। एक केस में मैंने ये वाला पॉइंट लिया, एक केस में मैंने ये वाला पॉइंट लिया, एक केस में मैंने इसी का मिडिल पॉइंट ले लिया, क्योंकि वो भी तो लाइन पर लाई करेगा। तो मिडिल पॉइंट इज क्या, 4 + 2/2, 5 + 3/2, 10 + 4/2। यस, तो यू हैव टू चूज एनी suitable fixed point on the line and a vector which is collinear to the line, that's it, and you write कार्टेशियन इक्वेशन भी सुटेबली उसी तरह से देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ x-2/1 इज इक्वल टू y-3/1 इज इक्वल टू z-4/3, और कार्टेशियन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x-4/2 इज इक्वल टू y-5/2 इज इक्वल टू z-10/3, sorry 6, और इट कैन बी रिटन एज x-3/1 इज इक्वल टू, या -1 भी लिख सकते हैं, y-4/-1 इज इक्वल टू z-7/-3। तो ये सब डिफरेंट वेज हैं सेम लाइन को लिखने के। और दूसरी एक बात कि एक तो ये बात होगी, जब हम किसी एक लाइन के इक्वेशन को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, तो एक और चैलेंज आता है कि हाउ डू वी कम टू नो that these two equations are same। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में ये लाइन भी है और ये इक्वेशन भी है और ये इक्वेशन भी है,
तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों सही है या इनमें से कोई गलत है या सही है, कैसे पता चलेगा? सम वैल्यू एंड इक्वेट मतलब क्या? जो वैल्यू एक में रखो वही दूसरे में रखो, वही तीसरे में रखो। मतलब एक तरीका तो ये है कि टू आइडेंटिफाई, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, देखो, टू आइडेंटिफाई, वैसे आगे आपको पता चलेगा, that equation of lines are same, equation of lines are same। अब यहां मैं बता रहे हैं, ध्यान से जरा देखना। एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे। ठीक है जी, मैंने बोला ये लाइन है ए और इसके वेक्टर है बी, और ये लाइन का पॉइंट है सी, पोजीशन वेक्टर सी, और इसके अलांग वेक्टर है डी। मतलब मान लो एक लाइन है आर जिसका इक्वेशन है ए प्लस लैम्डा बी, ध्यान से समझना, और एक दूसरी लाइन है जिसका इक्वेशन है आर इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी, और हम जानना चाह रहे हैं कि ये दोनों लाइन सेम है या डिफरेंट है। तो ये एक बात ध्यान रखो, अगर ये दोनों लाइन सेम होंगी तो दोनों के वेक्टर डिफरेंट नहीं हो सकते, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट होंगे। तो अगर सबसे पहले तो हम डायरेक्शन रेशियो को कंपेयर करते हैं, क्या बी इज इक्वल टू के डी होना चाहिए, पहला कंडीशन। बट अगर बी और डी पैरेलल हो गए या कोलिनियर हो गए तो उससे लाइन या तो सेम होगी और या तो पैरेलल भी हो सकती है। मतलब इस केस में दो बातें हो सकती है, अगर बी इक्वल टू लैम्डा डी या बी इक्वल टू के डी हो गया तो या तो दोनों लाइन बिल्कुल सेम होंगी और या तो दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होंगी। तो तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? अगर मान लो पैरेलल वाला केस हो गया, इसका मतलब बी इज इक्वल टू के डी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब पहले लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और दूसरे लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आपने कंपेयर करके देख लिया, एक दूसरे के पैरेलल है या कोलिनियर है। तो उससे ये कंफर्म तो नहीं हुआ ना कि लाइन सेम है, ये हुआ कि लाइन पैरेलल भी हो सकती है। तो पैरेलल लाइन और सेम लाइन में क्या फर्क होता है? मान लो इस पे पॉइंट है ए, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लाइन के पॉइंट तो आपको दिख रहे हैं ना, एक लाइन का पॉइंट है ए और दूसरे लाइन पर पॉइंट क्या है? सी। एक लाइन पर पॉइंट ए है और दूसरे पर पॉइंट सी है, इसका पॉइंट ए है और इसका पॉइंट सी है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो ए और सी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो लाइन के पैरेलल नहीं होगा कभी भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? AC वेक्टर विल नेवर बी, नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं। अगर दो केसेस आ रहे हैं, AC वेक्टर मतलब C माइनस ए वेक्टर, C पोजिशन वेक्टर माइनस ए पोजिशन वेक्टर, इफ इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ m टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स d वेक्टर, अगर ऐसा हो गया तब ये सेम लाइन हो जाएंगी, सेम लाइन। दोनों लाइन सेम हो गई मतलब इसी लाइन पर ए पॉइंट भी है, इसी लाइन पर सी पॉइंट भी है, उसी पर बी है, उसी पर डी है। ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा मामला मैं अलग से अगले पेज पर ड्रॉ करता हूँ, अगले पेज पर ड्रॉ करता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। इधर देखो, मैं दो सिचुएशन बता दूं कि अगर वो, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में है, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों सेम है। ये है L1 लाइन और ये है L2 लाइन, ये है L1 लाइन और ये है L2 लाइन, और यहां पर यही L1 लाइन है और यही L2 लाइन है। फर्क क्या है?
यहां वाले केस में तो ये बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, और इस पर एक पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, और इस पर एक पॉइंट सी है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। तो यहाँ वाले इस वाले केस में तो स्ट्रेट अवे हो गया कि बी इज नॉट इक्वल टू के डी, तो बात खत्म हो गई। वेक्टर देखते ही पता चल जाएगा कि ये अलग डिफरेंट लाइंस है, डिफरेंट लाइंस है, डिफरेंट एंड नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस है। अब दूसरे केस में जब आ गया बी इक्वल टू के डी, बट इस पर एक पॉइंट था ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए था और बी तो इधर है, और इसका डी था इधर, तो डी और बी पैरेलल वेक्टर हो गए, तो क्लियर दिख रहा है। बट इस पर एक पॉइंट था सी, तो अगर ए और सी दो पॉइंट है, ए लाइज ऑन द लाइन L1 एंड सी ऑन द L2 एंड दे आर पैरेलल, देन AC वेक्टर हमेशा बी वेक्टर के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। AC वेक्टर जो है बी के साथ में जीरो एंगल नहीं बना सकता, 180 नहीं बना सकता, हमेशा कुछ जीरो से 180 के बीच कुछ एंगल बनेगा। इसका मतलब है कि इट इज नॉट इक्वल टू AC वेक्टर का मल्टीपल। बट यहां पर क्या होगा, इसी अगर दोनों लाइन सेम हो गई तो ए पॉइंट भी इसी लाइन पर है, सी पॉइंट भी इसी लाइन पर है, और बी वेक्टर भी इसी के कोलिनियर हो गया, और डी वेक्टर भी इसी के कोलिनियर हो गया। तो आप मुझे बताओ कि ए सी वेक्टर भी, तो ए सी एंड बी एंड डी आर कोलिनियर, अगर ये हो गया तब लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगे, देन बोथ लाइंस आर सेम। ठीक है, बाकी डिस्कशन जब हम लाइंस के बीच एंगल और स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे अगली क्लास में तब करेंगे, बट अभी तक के लिए इतना सफिशिएंट है समझना कि कैसे दो लाइंस सेम है या नहीं है आइडेंटिफाई करेंगे। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन पे चलें। नोट कर लिया ये पॉइंट जो तीनों मैंने केसेस बनाए, जब दोनों लाइन के बीच कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, जब दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, और जब दोनों कोइंसाइड कर गई, तो ये जो है तुम्हारा नॉन पैरेलल लाइंस है। ये जो केसेस है रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट केस जो तुम्हारा है वो नॉन पैरेलल लाइंस है, और ये केस है तुम्हारा, ये दूसरा केस ये तुम्हारा पैरेलल लाइंस है। और ये तीसरा केस है, केस 3, ये क्या है, ये है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब दोनों लाइन एग्जैक्टली ओवरलैप कर गई एक दूसरे पर, तो वो तीसरा केस है। ए फर्स्ट लाइन का पॉइंट है, फर्स्ट लाइन का पॉइंट है ए, और फर्स्ट लाइन का पॉइंट ए है, फर्स्ट लाइन के अलोंग वेक्टर बी है, सेकेंड लाइन का पॉइंट सी है, और सेकेंड के अलोंग वेक्टर डी है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरा डिस्कशन है, जो भी बोला गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आप उसको समझ लेंगे। हाँ जी बेटा, ये पिछला पेज था, आप देख लो। हो गया? तो ए सी हो गया, इसी तरह से इसका बी डी वाला काम भी हो ही जाएगा, बी डी भी उस तरह से हो जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट का पता है पोजीशन वेक्टर, डी का भी मिल गया था, तो बी डी लाइन पे लिख देंगे। बी डी का इक्वेशन लिखो जरा तो, ये सेम इक्वेशन में बी डी का इक्वेशन लिखो, बी डी, राइट द इक्वेशन ऑफ बी डी क्विक। बी डी का वेक्टर इक्वेशन लिखो और कार्टेशियन इक्वेशन लिखो।
r is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap प्लस लैम्डा टाइम्स bd का डायरेक्शन रेशियो क्या है, i cap 3 minus 2, 4 minus 3 is 1 plus j cap, 5 minus 4 is plus 1 k cap. ये हो गया तुम्हारा bd का इक्वेशन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब जरूरी नहीं कि यही लिखा जाए, और कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो कार्टेशियन इक्वेशन में मैं उसी तरह से लिख सकता हूँ x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 अपॉन 1। बट कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 2। अब ये दोनों इक्वेशन देखने में डिफरेंट दिख सकते हैं, बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेम है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई देखो, ये जो वेक्टर है दोनों के वो कोलिनियर है। इससे कंफर्म हो गया कि ये डेफिनेटली पैरेलल है, अपरेंटली ये पैरेलल है। पहली बात तो ये देख के पता चल गई कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। फिर हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट फॉर्मेट में जो पॉइंट है और जो सेकंड फॉर्मेट में पॉइंट है, वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। 2 3 4 पॉइंट है ए, और दूसरे वाले फॉर्मेट में सी पॉइंट मेरे को क्या नजर आ रहा है, 3 4 5 पॉइंट है। तो एसी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। एसी वेक्टर क्या आया बताओ? तो एसी वेक्टर निकालेंगे तो वही आ जाएगा जी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मतलब इसका जो डायरेक्शन इन दोनों में से किसी न किसी वेक्टर के, मतलब दोनों पैरेलल नहीं, ये तीनों पैरेलल आने चाहिए। तो सिंस AC एंड B एंड D आर कोलिनियर, इसका मतलब है कि दोनों लाइन सेम है, बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये पहचान आपको अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। हाँ जी, क्विक क्वेश्चन बोला, राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट अलोंग दिस लाइन व्हिच इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट P। क्विक, जल्दी आंसर की, जल्दी। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, फिर कार्टेशियन इक्वेशन, और फिर वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो पहले तो हम वेक्टर इक्वेशन ही स्ट्रेट अवे लिखते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स, पॉइंट ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर डायरेक्शन रेशियो क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन स्ट्रेट अवे बोलो। well done, x minus 1 upon 1 is equal to y minus 2 upon 2 is equal to z minus 3 upon 2। वेरी करेक्ट। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाओ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है करण, बिल्कुल ठीक है शिवानी, वेल डन बेटा, ओके। अब इसका इसका तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि अगर ये लाइन का इक्वेशन ऐसा है और इस पर एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, और ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जिसका डिस्टेंस 2 है, 2 यूनिट। वो कैसे लिखेंगे? ये वेक्टर तो आपको पता ही चल गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो उसके लिए क्या तरीका है? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट सिमेट्रिक फॉर्म में। x माइनस 1 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2/3 इज इक्वल टू r। सो a point P r unit away
r unit away from a is given as, क्या होगा, 1 plus r by 3 comma 2 plus 2r by 3 comma 3 plus 2r by 3। दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं? सबसे पहला काम सिमेट्रिक फॉर्म में ले गए, सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अपने आप जो ये राइट साइड में है ये पैरामीटर डिस्टेंस एपी को रिप्रेजेंट करने लगता आर। अब हमें पुट आर की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, बोलो, आर एस प्लस माइनस टू, वेल डन। तो आर की वैल्यू 2 लेंगे तो आर इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेट आएगा, आर इक्वल टू -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आएगा, आर इक्वल टू 2 एंड आर इक्वल टू -2। फटाफट करके देखो R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, पहले उसको लिखते हैं। 1 plus 2 by 3 is 1 plus 2 by 3 is 5 by 3, x coordinate is 5 by 3, 2 plus 4 by 3 10 by 3 and 3 plus 4 by 3 13 by 3. This is one possibility of the point P which is 2 unit away from A. अगर r की वैल्यू -2 लेते हैं तो 1 minus 2 by 3, 1 minus 2 by 3, 2 minus 4 by 3, 3 minus 4 by 3, तो ये क्या आएगा 1 by 3, 2 by 3, 5 by 3. So these are the two possible coordinates. Well done. ये जो आंसर आपने दिया r इक्वल टू -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिया, r इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला आंसर ये हो गया, तो ये दोनों पॉइंट आ गए। कंफर्टेबल, ऑल वेल, कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लो अब टेस्ट हो रहा है, जो आपने सीखा उसी की टेस्टिंग चल रही है, ऐसा मान लो। हाँ जी, क्विक, ये करा चुका हूं, ये सारी बातें मैं करा चुका हूं आपको पिछले क्लासेस में, पिछले 2 क्लासेस में। पहला क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। अब ये 3 पार्ट हैं, करने के लिए आपके पास 3 मिनट टाइम है, 3 से 4 मिनट टाइम है, फटाफट वर्कआउट। ठीक है, कुछ लोगों ने फर्स्ट पार्ट में गलत आंसर दिया है, अदरवाइज बाय एंड लार्ज सभी ने ठीक दिया है। हाँ, अगर फर्स्ट पार्ट को देखो तो क्या सिचुएशन है फर्स्ट पार्ट में, इट इज एक्चुअली x -2 upon 3 is equal to y minus -1 upon -2 is equal to, अगर इसी को लिखना चाहो तो z -2 upon 0 इक्वल टू लैम्डा करोगे तो सारी चीजें बिल्कुल सेट आएंगी। सिर्फ आप चाहते हो कि z की वैल्यू हमेशा 2 आए, तो z की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या है, z कांस्टेंट, और z कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो z का कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 0 होगा। एंड देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस विल बी, द पॉइंट क्या है, पॉइंट 2 -1 2, तो 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप। अब आप चेक कर लो किसका आंसर सही है फर्स्ट पार्ट का। हाँ शिवानी, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है जी, ठीक है, मानसा का भी ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ गया है, फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में तो क्लियर कट दिख रहा है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। x -1 upon 1 इज इक्वल टू y -3/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा 3/2 इज इक्वल टू z -5/2।
नाउ यू हैव द पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, 1 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, इसी का कोई प्रोपोर्शनेट लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, तो आई कैप प्लस 3/2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसा लिख सकते हो। अब बी पार्ट के आंसर में ठीक है, शिवानी का ठीक है आंसर बी पार्ट का, और भी कई सारे लोगों का सही है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है कि नहीं? अब आ जाइए सी पार्ट पर। पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, ये आंसर आ गया। सी पार्ट पर आइए। सी पार्ट मतलब क्या दिया हुआ था, इसमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 है, ये 3 है। अगर हम 6 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, इफ यू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 6, व्हाट डू आई गेट? 3x प्लस 1 बाय 6 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 3, या y माइनस, पहले ऐसे लिख दो, बाद में उसको रीअरेंज कर देना। अब क्या कर दें, अब तो जस्ट इसके ऊपर वाला फॉर्म जैसा नहीं हो गया? इसको लिखना चाहो थोड़ा रीअरेंज करके तो क्या आएगा, x माइनस 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दो तो आएगा y माइनस 1/3/1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से करो तो z माइनस 1/-6। इज दैट क्लियर? एंड नाउ यू कैन सी r वेक्टर इज इक्वल टू क्या, पॉइंट क्या आया, -1/3 1/3 1, तो -1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस के कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6 के कैप। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द थर्ड केस। तो ये तीनों केसेस का कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कर लिया। हाँ, वासु ने क्या पूछा, कैन वी मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर रादर देन 6? यस, यू कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, इट्स अप टू यू, but you cannot determine the direction ratio unless in the numerator the coefficient of variables are 1. Are you getting my point? तो जब तक आप इक्वेशन को x माइनस x1/L y माइनस y1/m z माइनस z1/n के फॉर्म में नहीं ले जाओगे, तब तक आपको LMN नहीं मिलेगा। तो LMN डायरेक्शन रेशियो डिटरमिन करने के लिए इन द न्यूमरेटर द वेरिएबल x y z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिटरमिन होगा। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को कुछ और से डिवाइड करो, सेकंड को कुछ और से, ऐसा थोड़ी कि पूरे इक्वेशन को आप 6 से डिवाइड कर दो, इट इज नॉट नेसेसरी। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो x प्लस 1/3/3 कर दो, एक ही बात है, ये दोनों सेम है।
ऐसे सेकेंड इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, तो y माइनस 2/6 मतलब 1/3 डिवाइडेड बाई 6, और थर्ड इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर दो, z -1 अपॉन माइनस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वासु, इज दैट क्लियर? मतलब फर्स्ट इक्वेशन का को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, मतलब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी डिवाइड करो नीचे भी डिवाइड करो। सेकेंड इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट से ऊपर नीचे डिवाइड करो, और थर्ड में z के कोएफिशिएंट से ऊपर नीचे डिवाइड करो, और इक्वल, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर भी डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर में भी कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवे तो ये तो हो गया कि कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना और भी आसान होता है, आप जानते ही उसको। हाँ जी, क्विक जल्दी आंसर करो। What I find the equation of line passing through this point and perpendicular to these lines joining these 3 points। तीन पॉइंट्स हैं और उन तीन पॉइंट को ज्वाइन कर, भाई तीन पॉइंट है तो उनसे एक प्लेन बन जाएगा। जैसे एक पॉइंट है 1 -1 0, एक पॉइंट है 2 1 1, एक पॉइंट है 4 3 2। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो इन तीनों पॉइंट के से जो लाइंस फॉर्म हो रही है इनके परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये तीनों पॉइंट से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर की बात हो रही है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने लाइन, इस प्लेन के नॉर्मल किसी पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? या ऐसे लिखना है, मान लो ऐसे, कुछ भी ले लो, डायरेक्शन आपकी मर्जी है। तो ये डायरेक्शन हमें चाहिए और एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट दिया हुआ है क्या? 1 -1 1। ए पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, सिर्फ डायरेक्शन हमें चाहिए। हाउ टू गेट बी डायरेक्शन वेक्टर? knowing that direction vector is perpendicular to this plane, so clearly the direction ratio of desired line is AB cross AC। AB क्रॉस AC। और वो कैसे आएगा? तो वो फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से निकालो, आई कैप जे कैप के कैप ए बी। ए बी का पोजीशन वेक्टर बोलो। ए बी या बी ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, चाहे आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी ए लिख लो, बी ए। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 4 2 एंड सी ए लिख लो, सी ए। 4 - 2 2, 3 - 1 2 एंड 2 - 1 1। और इससे डायरेक्शन रेशियो डिटरमिन हो जाएगा। क्या आ रहा है बताओ? 4 - 4 0, 3 - 4 - 1 1, 6 - 8 - 2। इज दैट क्लियर? तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर आ गया, तो डायरेक्शन वेक्टर आ गया जे कैप -2 के कैप इज डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन।
और पॉइंट दिया हुआ है ए भी दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, पॉइंट ऑन द लाइन। तो इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? हेलो, वेक्टर इक्वेशन बोलो। R is equal to a plus lambda b. It is equal to I cap minus j cap plus k cap plus lambda times j cap minus 2k cap. ये तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द डिजायर्ड लाइन आ गया। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा? किसी का कार्टेशियन इक्वेशन जल्दी बोलो, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? कार्टेशियन इक्वेशन x minus x coordinate of the point 1 upon x component of direction ratio 0 is equal to y minus y coordinate of the point is y minus minus 1, y plus 1 divided by y component is 1, z minus z coordinate is 1, z component of direction ratio is minus 2. This is the Cartesian equation. Well done. अब एक बात सुनो बेटा, यही सेम क्वेश्चन का दूसरा जो आपका स्कूल में जैसे कराते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर्ड में ऐसे आंसर करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 100% ये मार्क्स मिलेगा, ये स्मार्टेस्ट वे है। बट स्कूल में ऐसे कराते हैं, लेट द डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बी LMN। तो L I कैप प्लस M J कैप plus n k cap is perpendicular to AB and AC both। तो एक बार इसका AB से डॉट जीरो करेंगे तो LMN में एक इक्वेशन आ जाएगा। एक बार इसका AC से डॉट जीरो करेंगे, है ना, तो एक पहले इस वाले से जब डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो आएगा 3L प्लस 4M प्लस 2N इक्वल टू 0। फिर इसके साथ डॉट जीरो करेंगे तो आएगा 2L प्लस 2M प्लस N इक्वल टू 0। और एक L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमेंट डिसाइड करेंगे। आ जाएगा, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी डील है, आ जाएगा। क्लियर? देखो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो L की वैल्यू 0 आ गई, L की वैल्यू 0 आ गई तो M और N में रिलेशन आ गया, उसको इसमें पुट कर दो, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1, तो आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। बट उसमें वो मेथड से जो आंसर आएगा वो एक लेंथी वे है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करो, फटाफट 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दोनों अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक दोनों वे हैं। वेक्टर को अच्छे से करने का मतलब ही यही था कि ये सब बातों को आप ज्योमेट्रिकली फिगर आउट कर सको आसानी से। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये है, चलो इसको नोट कर लो। ऐसे एक दो क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, इसको आप कर लेंगे। मैं जो भी और ये 2-3 सम्स हैं इसको कर लेंगे, आप अगली क्लास में हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पहली बात तो आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 के सारे सवाल हो जाएंगे, 2 के सारे सवाल हो जाएंगे। क्या क्या आप कर सकते हैं इस डिस्कशन के अगेंस्ट? TE1, TE2 and game 1, game 2 and NCERT का एक्सरसाइज कुछ है, आई थिंक पेज चैप्टर नंबर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो भी हो, .1 11.1 है क्या शायद, एंड 11.2, इतना कर सकते हैं आप, ठीक है। एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग लगाओ, उसका दोनों एक्सरसाइज के पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसको सारा देख लो, एक बार रीड करके उसके सवाल कर जाओ, दैट्स इट। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एंगल बिटवीन लाइन and condition of coplanarity of line and parallelism of line
एंड स्क्यू लाइंस। तो ये अगली क्लास में स्ट्रेट लाइन की वो लास्ट क्लास हो जाएगी, उसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा आपका। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन जो बताया गया उसको करते रहो। बाय बेटा।